नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज फ्री अफ्रीका नाम के इवेंट का के हमारे चौथे दिन के इवेंट के लिए, जो हम दिल्ली एनसीआर से कर रहे हैं। हमने भारत में कम से कम 8 जगह पर ये इवेंट रखा है, वो है फ्री अफ्रीका। अब आप सोचेंगे कि अफ्रीका कैसे? अफ्रीका तो फ्री हो गया, नेल्सन मंडेला ने क्या किया था? नहीं, हम वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो असली में जो स्वाधीनता है उसकी बात कर रहे हैं। जी, अफ्रीका हालांकि विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है। यहाँ पर बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, जहाँ पर चीन, एशिया, रशिया, इंडिया वगैरह सब कुछ ऐड करिए तो भी वो अफ्रीका का जो क्षेत्रफल है वो बड़ा ही निकलेगा। यहाँ 13 मिलियन जीव जंतु रहते हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, यहाँ बहुत सुंदर रेगिस्तान है, यहाँ बहुत सुंदर वन है और यहाँ की संस्कृति बहुत प्राचीन है। फिर इसके बाद में फ्री अफ्रीका कैसे? क्योंकि हमारे इसमें बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ पर बहुत बाकायदा उन्होंने संघर्ष किया है। 1954 में जाकर हमारे 1994 में जाकर अमेरिका में रंगभेद नीति से छुटकारा मिला था। उसके बाद भी हम क्यों देखते हैं, आप कहीं भी देख लीजिए, हम देखते हैं कि अफ्रीका के वासी भटकते हुए कभी यूरोप भाग रहे हैं, कभी यहाँ भाग रहे हैं। ऐसे शरणार्थी के होने की जरूरत क्या है जब उनकी अपनी भूमि है? तो ऐसा होने का कोई तो कोई कारण होगा ना। एक मैंने बहुत पुरानी फिल्म देखी थी जिसमें अफ्रीका पे बनी थी, इसका नाम था मकड़ी। उसका सारांश कुछ ऐसा था जो मैंने अपनी एक छोटी सी कविता में किया था, जो यूरोपियन से कहते हैं कि जब तुम युद्ध कर रहे थे हम कपड़ा बुनना सीख रहे थे, जब तुम खून बना रहे थे हमने संख्या गिनना शुरू कर दी थी, जब तुम मारकाट में लगे थे हम व्यापार करने लगे थे, जब तुम लड़ रहे थे हम थिरक थिरक कर नाच रहे थे, जब तुम किले बना रहे थे हम पिरामिड बना चुके थे, जब तक तुमने अपनी क्रूरता के नाखून तैने किए तब तक हम सब भी इंसान बन चुके थे। लेकिन तुमने अपनी सज्जा बदली सभ्य दिखने के लिए और क्रूरता से हमें गुलामी में बांध दिया। जी हाँ, यही हुआ है कि ये उपनिवेशवाद खत्म तो हुआ केवल नाम के लिए, लेकिन हम अभी देखते हैं कि अभी पिछले कुछ महीनों में ही कई जगह तख्ता पलट हुए हैं। उसके कारण यह है कि इन जगह से, हालांकि ये जो यूरोपियन ताकतें हैं वो नाम मात्र के लिए विदा तो हो गई थी, लेकिन वो एक साजिश के तहत यहाँ के सारे खनिजों को, सामानों को, यहाँ के लोगों के, यहाँ के बिजली को, खनिज को और संसाधनों का बहुत बुरी तरह से दोहन कर रहे थे, पेट्रोल का। और यहाँ तक भी दिखाया गया है कि वो अपने देश में तो नहीं करते थे ये जो बम वगैरह बनाने के विधि वगैरह, परमाणु बम विस्फोट अपने देश में नहीं करते थे। अफ्रीका के रेगिस्तानों में जाके ये परमाणु बम विस्फोट का को करके देखते थे कि वो ठीक है कि नहीं है। इस तरह से इस देश को बहुत ज्यादा खत्म कर दिया गया। इस देश को नहीं, इस पूरे महाद्वीप को। महाद्वीप में बहुत से देश हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं। तो इसीलिए हमने वर्ल्ड पोइट्री मूवमेंट से हम लोग वैश्विक कवियों ने सबने मिलकर, क्योंकि कवियों के लिए विश्व एक सृष्टि है, एक जगह है, एक ही है, यहाँ पर कोई भी हमारा तुम्हारा नहीं है। इसलिए हम उनकी आवाज में आवाज उठाने के लिए, उनको एक सहयोग देने के लिए, उस सद्भावना की भावना से एक कविता यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जो 21 तारीख से 30 तारीख तक चलेगा। हमारे अभी तक 4 आयोजन हो चुके हैं, 4 से ज्यादा 5 आयोजन हो चुके हैं और अभी और आयोजन होने बाकी हैं। तो ऐसी स्थिति में आज दिल्ली एनसीआर, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा है, तो दिल्ली एनसीआर का जो ग्रुप है वो आज कार्यक्रम में भाग लेगा। और इस समूह में, इस दिल्ली एनसीआर समूह में जो कोऑर्डिनेटर है वो ब्रजेश सिंह है। मैं ब्रजेश सिंह को इनवाइट करती हूँ और ब्रजेश सिंह आप सबको आमंत्रित करेंगे। ब्रजेश सिंह, आपका स्वागत है। ब्रजेश सिंह हमारे कृत्या से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। वे कृत्या का तकनीकी काम, संपादन काम और खुद अच्छे कवि हैं और बहुत से कार्य में हमारे बहुत बड़े सहायक हैं। और इसीलिए ये जो मंच है आज ब्रजेश सिंह जी संभालेंगे।
तो ब्रजेश सिंह जी, आप मंच के साथ में अगर आप अपने सहयोगियों को बुलाना चाहते हैं जो मंच को बुलाएं, तो आप उनको बुलाइए और मैं आप सबसे विदा देती हूँ, फिर मैं आपसे मिलूंगी। धन्यवाद मैम। मैं आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए सैल जी को आमंत्रित करता हूँ। सैल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आप मंच धन्यवाद आपकी ब्रजेश जी। से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। तो मैं शुरुआत करती हूँ। मैं अच्छा आपका जी, मैं एक बात थोड़ी सी आरंभ में कहना चाहता हूँ कि जो कारवां हमारा 21 तारीख से आरंभ हुआ और वो 30 तारीख तक चलेगा, उसी के संबंध में 2 लाइनें कह रहा हूँ। कविताओं का कारवां आ पहुँचा एनसीआर, स्वर से स्वर मिलते चलें, जाग जाए संसार। मंच आपके हवाले है सैल जी, आप संभालिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। गुड इवनिंग, नमस्कार। थैंक यू ब्रजेश जी, थैंक यू रति मैम। The detailed and comprehensive introduction that she has given should suffice to let us know what the theme of today's poetry reading is. It is about Save Africa, as she very rightly mentioned, and this is on behalf of Kritya Poetry Festival and the World Poetry Foundation, and it transcends all barriers of race, color, caste, creed, perception, and that's how we have people, poets, creative people, creative persona who are going to talk from their hearts and their minds what we need to do as poets for this particular issue which is existing in the world. I personally believe that in this age of artificial intelligence, callousness and malice, showing solidarity and compassion to people in pain and suffering is the only way the human species can evolve into a more higher advanced breed. So getting back into the mode, I first welcome our special guest for the day. Please welcome Mr. Umar Farouk Sise from Sierra Leone. Welcome, sir. It's a pleasure to have you here on the show. I'm delighted to be here. Thank you very much. Is our dear friend? Thank you. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Also on the show is dear friend Mandakini Pachori. Mandakini, I welcome you. Thank you. It's good to see you again. Yes. Then we have Shri Vilas Singh. Welcome, sir. Namaskar. Namaskar. Then we welcome Shri Ved Prakash Sharma Ved. Namaskar, sir. Namaskar. Welcome to the show. Namaskar. We also welcome Shri Mohan Kumar Deheria. Namaskar, sir. Also welcoming Shri Arun Aditya ji. Namaskar. Namaskar, sir. Namaskar. Right. So we have a plethora of poets here to help us believe in what we are doing. We may just express a few words from our heart, but it is enough to show solidarity to people who really mean to all of us in this planet. Okay, I'll begin with Mandakini Pachori. Let me introduce you to her. The other way around, introduce her to you. Mandakini Pachori is a poet and creative non-fiction writer of Indian origin, living at the edge of the Viennese forest.
She writes in English as well as in German and Hindi. She has been published in Words and World magazine, PEN Austria, World Literature Today, Burfroy's Journal, Setu, and most recently, Sava Literary Review. Currently, she is an editor for poetry in translation at the Bombay Literary Magazine and working on a work of creative nonfiction about the pandemic, familial loss, and environmental justice. Welcome, Mandakin. Yes. Thank you very much, Shail. Wonderful to see you and wonderful to be here with fellow poets and writers and brave spirits. I will be reading in English and I will be reading not only my poetry. I felt it's better to give African poets their voice. So I will read a poem of my own and then I will read some poems by African writers. Idyll. Summer growls in the grass. Here it is, a quiet robot. But the neighbor burns, fossils in a power lawn mower. I will not run from the hum. I stay bent over my pen and paper, silent white receiving the landscape, elemental blue-green fusion. This morning I swam toward the occupied island, a lone gull mewing where it said, "For our house guests only." As I circled, the bird flew, leaving a small space to stand with both feet on heaving water. I want to give peace to the man running behind, the machine building, the day's heat beating down on his head. I want to dissolve again in this perfect balance, green lawns and trees, azure waters wrinkling, mountains rising into endless sky, hiding behind slow haze. I want to give you this moment, a place to enter when you need sanctuary. So with these words, I want to invite all those who need sanctuary and protection and the support of poetry. I'm reading now from a poet from Mozambique. Carolina Noemia Abranches de Souza Soares, known as Noemia de Souza, was a poet from Mozambique who wrote in the Portuguese language. She was a large part of the anti-colonial literary movement of Mozambique. If you want to know me, if you want to know who I am, examine with careful eyes that piece of black wood which an unknown Makonde brother with inspired hands carved and worked in distant lands to the north. Ah, she is who I am. Empty eye sockets despairing of possessing life. A mouth slashed with wounds of anguish. Huge flattened hands, raised as though to implore and threaten. Body tattooed with visible and invisible scars by the hard whips of slavery. Tortured and magnificent, proud and mystical, Africa from head to toe. Ah, she is who I am. If you want to understand me, come and bend over my African soul, in the groans of the Negroes on the docks, in the frenzied dances of the Chopes, in the rebelliousness of the Shaganas, in the strange melancholy evaporating from a native song into the night, and ask me nothing more. If you really wish to know me, for I am no more than a shell of flesh in which the revolt of Africa congealed, its cry swollen with hope. The next poet I want to read is from the Ivory Coast. Josue Guebo is an Ivorian French language poet and the author of 7 poetry collections, several of which have been translated into English. The oil spill would advance. The oil spill would advance, eating whole pieces of white bread. Teeth rotten, the spill swallows 3/4 of the bread
and the crumbs loosen like a knot of intestine. The tide would slide its slum water and seaweed across the water's white body. Without a visa, the blackened tide is not even recognized by the sky. Convinced by the shushing waves that all will be saved, the spill throws itself across the sea, but the bread does not like the nibbling at its torso, does not want its sides to be grazed like this. The bread begins shouting out that it opposes such a race of teeth. Blacks on this tide have a laugh, are fed up with being fed to the sea, have a laugh as lines disappear from the rainbow, laugh at the puddle of drool on the white body of the white bread. That I was have beautiful. two more Indeed. poems from African Yes, poets. yes. If I may read. Esmeralda Yetamben is a passionate author of poetry, short stories, and for both children and adults. आपका भी वीडियो आ रहा है She's a Cameroonian scientist currently residing in the United States. Should I proceed? Love the African Way Yes, by please go ahead. Esmeralda Yetamben. Love the African Way by Esmeralda Yetamben. I want to love you in Bambara and take you to the secret city of Timbuktu. Nakupenda Malaika is what I will tell you, my angel, in Kiswahili. Wapiyo, my dear. I will speak Lingala and navigate the Congo River looking for you from Kinshasa to Lubumbashi. On my way, I will stop to contemplate the Okapi, whose beauty and grace reminds me so much of yours. I will climb Mount Kilimanjaro and stand fearlessly like a Maasai warrior. I will rise on the wings of the Sphinx at Thebes and revive the rolls of papyri from the burnt libraries of Alexandria, to read you centuries old love poems and walk the dunes of the ancient kingdom of Nubia at Meroe. I will celebrate my long lost love on the beach of Dakar and claim how much I miss you in Wolof. Nam na lea. Masifi misile, my love. Don't go is what I will say in Yoruba so that you never leave me. You belong to me, Natondiva. I love you, and I will dance to the rhythm of Makossa in the streets of Douala. Like Chaka Zulu, I will be the warrior of your heart. I will fight 1,000 battles for you. And like Menelik II, great emperor of Ethiopia, I will win them all for you, precious one. Together, we will build an empire as great as the empire of Mali, and our love will be talked about throughout the universe. And when we finally meet again, I will say, Mibife, I love you. I have one more poem of my own. It is called Motto. It starts with a epigraph by Bertolt Brecht, the famous German leftist poet. Motto. In the dark times, will there be singing? Yes, there will be singing about the dark times. The song goes on, that is certain, but can we dance alongside the slaughter? Limbs rising and falling, waves of daughter moons, bright silver skies tear deep hall nets on coral, boomeranging seismic shift, the dead known by drift, by what breaks on the shore of understanding, underreported breached port, past demands, lost shopping lists, when the stores close down, forage, build the sense for forest, how we know what yields to our touch, what fills our mouths, to taste waste, the spilling air counting the spoils of war, words to know, the edible from the lethal, from nourish to perish, from frugal to fragile, from good to glut, from full to fail, from fall to foul. Nature is the raised baton, it is waiting for us to pass on.
I have a final, very beautiful poem, much more beautiful than mine, by the Senegalese poet and journalist Annette Mbaye. She was a pioneer of Senegalese women writers. From the artist's sketchbook. Perfectly round, perfectly black. No, not entirely black. He has that bluish white at the edge of his eyes, and his beautiful lips open upon a smile of expensive pearls. Round and dusky headed, round bellied, black baby, fearlessly offer your unpristine hand to the daylight. Say hello fearlessly to your life. Thank you very much. Wonderful, wonderful. That was beautiful. The Mandakini, the poems that you had chosen, we could feel right through them, and especially the first one. I'm talking about the ones I like, Ivory Coast, and the last one which you read, and the one which you wrote on your own, the initial one. I want to give peace to the person working behind. So that was beautiful. I mean, we don't think of the person behind us. We want to go ahead. To be able to think of the person behind. It's such a beautiful concept. And then the last one where you say from edible to the lethal, from good to glut, and the rest which followed, that was beautiful. Thank you, Mandakini. Thank you. Thank you very much. And I want to thank Africa for everything. Mama Africa. Yes. Yes, of course. Mama Africa. Next we have, after this beautiful portrayal of poetic emotion from Mandakini, Shri Vilas Singh ji. मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में जन्मे कवि और अनुवादक श्री विलास सिंह जी की कविताएं और कहानियां और देशी विदेशी साहित्य के अनुवाद विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। श्री विलास सिंह जी के कविता संग्रह कविता के बहाने और रोशनी के मुहाने तक तथा कहानी संग्रह सन्नाटे का शोर प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा आप द्वारा अनुदित कहानियों का संग्रह आवाजों के आर पार, नोबेल पुरस्कार प्राप्त कवियों की कविताओं का अनुवाद अंधेरों की खामोशी के बीच, अफगानिस्तान की कहानियों का संग्रह निस्तब्ध विलाप, विश्व साहित्य की श्रेष्ठ कहानियों का संग्रह चेहरा दर चेहरा प्रकाशित हुए हैं और आप साहित्य, संस्कृति और विचार की पत्रिका परिंदे का संपादन कर रहे हैं। श्री विलास सिंह जी, द प्लेटफॉर्म इज योर्स, प्लीज। जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। मैंने अफ्रीका की एक ऑनलाइन पोर्टल के लिए अफ्रीका की 24 कवियत्रियों के कविताओं के अनुवाद किए थे। पहले मैं अपनी एक कविता सुनाता हूं, उसके बाद कुछ कविताएं अफ्रीका की कवियों। मेरी कविता है अफ्रीका। अफ्रीका हमने पढ़ा था किसी कक्षा में, यह वही धरती है जहां सबसे पहले अस्तित्व में आया था मनुष्य। हमने तुम्हें याद किया कभी कभार नील नदी की लंबाई और पिरामिडों की ऊंचाइयों में, महात्मा गांधी के सत्याग्रह की खोज में, नेल्सन मंडेला के संघर्ष में, जैक स्कॉलिस और हीथ स्ट्रिक के क्रिकेट में, फेरेरो, नामाक्वा और रवांडा के नरसंहारों में, नाइजीरिया के बोको हराम और सोमालिया के डाकुओं में, हीरे और प्लेटिनम की खदानों के नर्क में मरते और मारे जाते लोगों में, गुलामों की खरीद फरोख्त की कहानियों में, खनिजों की औपनिवेशिक और कारपोरेटी लूट में, तथा कथित सभ्य दुनिया की रक्त पिपासा में
ईदी अमीन जैसे अनगिनत तानाशाहों के लोमहर्षक किस्सों में और अकाल की विभीषिकाओं में। अफ्रीका, हम तुम्हारे ही जैसे थे, पर हमने तुम्हें याद नहीं किया कभी हृदय से। हमारे जैसे ही थे, पर हमने कभी याद नेट नहीं का किया। कनेक्शन ठीक नहीं है। हम अपनी रोटियों पर मक्खन लगाने में व्यस्त लोग थे, उनकी नकल करने में व्यस्त रहे जिन्होंने लूटा था हमें भी और तुम्हें भी। क्षमा करना, हम जानते हुए भी अनजान रहे कि यह जगमग दुनिया का वैभव खड़ा है तुम्हारे श्वेत की नींव पर, और इसके हीरों में चमक है तुम्हारे ही रक्त की। एक और कविता है, ये बुरुंडी की कवयित्री केटी निबिया बंडी की कविता है। मैंने उसका हिंदी में अनुवाद किया था। बुरुंडी को याद करते हुए, मैं तुम्हें याद करती हूँ, नील गगन को चीरता एक स्फुलिंग, बादलों से अटखेलियां करते बीज, तारों से राज की बातें करते लोग, गाते हुए एक गर्माहट भरा गीत। स्वप्निल रास्तों पर मक्खन की गंध में डूबी स्त्रियां, एक स्फीत वक्ष, आकाश गंगा, चिथड़े हुए पैरों की प्यास बुझाती ओस। मैं तुम्हें याद करती हूँ, एक स्वप्न, इस्पात और मिट्टी से सना हुआ, गर्वीले लोग, विशाल वक्षस्थल वाले, स्निग्ध भूमि पर शांत पड़े, भाले और हल, धूप में टहलते, निर्वस्त्र, तितलियों सी लड़कियां यहाँ वहां बिखरी हुई, उठती हुई स्वर्ग को भिगोती हुई रंगों में, उड़ती हुई स्वर्ग को भिगोती हुई रंगों में, धीमी हंसी, सम्मिलित हंसी, तेज हंसी, हजारों की हंसी। मैं तुम्हें याद करती हूँ, शांत लोग, सच्चे लोग, शानदार लोग, दरके हुए लेकिन संपूर्ण लोग, चंचल भागता हुआ सौंदर्य, ईर्ष्यालु, जादू करता सा सौंदर्य जो प्रज्वलित कर दे किसी देवदूत की आंखों को, भूमि का छोटा सा टुकड़ा जिसने कभी की थी हिम्मत राइख की अवज्ञा की। मैं तुम्हें याद करती हूँ, तुम्हारे पंखों से पूर्व शब्द, तुम्हारे कागजों से पूर्व पुत्रों, तुम्हारी दहकती जमीन के पूर्व, तुम्हारे भटकते बच्चों से पूर्व, तुम्हारे सम्मान के चूर चूर हो जाने से पूर्व, जो बिक गया प्रसिद्ध बाजारों के फुटपाथों पर। मैं तुम्हें याद करती हूँ, अपने घुंघराले बालों की उत्तेजना में, इन कांपते हाथों में बिखरती स्याही में, अपने अनमोल धूल धूसरित स्वप्नों में, अपनी मधुरता में, अपनी चीखों, अपने बुखार, अपनी आंखों में, झूलती पूरी खुली हुई अर्धचंद्र से लटकी हुई। मैं तुम्हें याद करती हूँ, कल भी याद करती थी, कल भी याद करूंगी निश्चय ही, इस सुबह मुझे पता नहीं। एक और कविता है, हम ये बहुत सारे लोग बहुत सारे संघर्षों के बाद आते हैं, जो जिनको जनता का बहुत साथ मिला होता है, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो वे किस तरह बदल जाते हैं। ये युगांडा की कवयित्री हैं डॉक्टर स्टेला नियांजी, उनकी कविता का अनुवाद है। जब वह था एक गुरिल्ला, हमने पोषित किया उसके सैनिकों को कसावा, मक्का और बाजरे से। जब वह था एक गुरिल्ला, हमने पोषित किया उसके सैनिकों को कसावा, मक्का और बाजरे से। अब जबकि वह राष्ट्रपति है, वह हमें खाने को देता है पीड़ा, आंसू गैस और गोलियां। जब वह था एक विद्रोही नेता, हमने शरण दी उसे अपनी फूस की झोपड़ियों में।
जब वह था एक विद्रोही नेता, हमने शरण दी उसे अपनी फूस की झोपड़ियों में। अब जबकि वह राष्ट्रपति है, वह उनकी रक्षा करता है जो छीन रहे हमारी जमीनें दुस्साहस करके। वह उनकी रक्षा करता है जो छीन रहे हमारी जमीनें दुस्साहस करके। जब वह था एक स्वतंत्रता सेनानी, हमने ऊंची रखी अपनी स्वतंत्रता की आशाएं और संघर्ष। अब जबकि वह राष्ट्रपति है, हम बंद कर दिए गए हैं जेलों में। हमारा जीवन हो गया है मुसीबत। जब वह था एक स्वतंत्र कार्यकर्ता, हमने स्वप्न देखे युगांडा के विकास के पथ। जब वह था एक स्वतंत्र कार्यकर्ता, हमने स्वप्न देखे युगांडा के विकास के। अब जबकि वह राष्ट्रपति है, हम मर रहे हैं भ्रष्टाचार से, गरीबी से और बेरोजगारी से। जब वह संघर्षरत था झाड़ियों में, हमने अपने बेटे दिए सशक्त करने को उसकी टुकड़ियां। अब जबकि वह राष्ट्रपति है, हमारे बच्चे सोए हैं कब्रों में दफन अपनी आशाओं के साथ। एक और कविता है, कीनिया की कवयित्री वार्शन सियर की कविता है, थोड़ी लंबी कविता है। सर थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, एक बार सबको हो जाए, फिर दोबारा से राउंड कर लेंगे। नहीं, मैंने जैसे मंदाकिनी जी ने पढ़ा, मैंने सोचा शायद एक बार कोई बात। उस समय कहना चाह रहा था, समय 8:02 हो गया है ऑलरेडी। जैसे सभी हो जाएंगे उसके बाद फिर आपसे दोबारा सुन लेंगे। ठीक सर, कोई जी थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। तो समय रहते हम लोग ये वाली कविता जो आप पढ़ना चाह रहे थे वो हम लोग जरूर सुनेंगे लास्ट में जी। लेकिन बहुत बढ़िया था आपकी पहली कविता जिसमें आपने ये बोला कि अफ्रीका का पूरा डेफिनेशन मिल गया। जिसको अफ्रीका नहीं मालूम है, आपकी कविता से उसको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये एक शानदार इंट्रोडक्शन था, आपने जो कविता के माध्यम से आपने अफ्रीका के बारे में बोला। और फिर जो दूसरी कविता में आपने बोला जानते हुए भी अनजान रहे, और हीरो की चमक है तुम्हारे ही रक्त से। बढ़िया, क्योंकि हम लोग की आंखें चौधा जाती हैं, पता नहीं चलता कि किस चीज से बनी है, क्या प्राइस देना पड़ रहा है। ब्यूटिफुल, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। नेक्स्ट वी हैव on this panel our special guest of the day, Mr. Omar Farooq Sise. Omar Farooq Sise is a poet, playwright, and novelist. He has been published in many anthologies: Lice in the Lion's Mane, Songs That Pour the Heart, Kalashnikov in the Sun, and Africa Emgidet. His first volume of poems, Salute to the Remains of a Peasant, was published in 2007 in America, followed by 5 more collections of poetry: The Edge of a Cry, Broken Metaphor, Before the Twisted Rib, 400 Years of Servitude, and There Was Eden. Farooq's novel, Landscape of Memories, was first published in 2015 and republished in 2018 by Sierra Leone's Writer Series. Yes, sir. Please go ahead. Thank you very much. Thank you very much for identifying. Please speak loudly, Omar. Please speak loudly. Yeah. Your voice is very low. Thank and you. If you have started, are you getting Omar, me now? I think you have opened the Facebook. Omar, you have opened the Facebook. So you please switch off the Facebook. Switch off the Facebook, please. Yeah, otherwise the sound is echoing in the program. Okay. So and speak little loudly, please. Please. Thank you. Are you getting me now? Are you getting me?
Yes, yes. Yeah. The first poem I would like to read is titled Middle Passage. That they come again after the middle passage, on mid passage glory. We are centuries through the Umar, passage. Yes, your audio is not working properly. it's not. Very disturbing, please, Omar. And they are, it's not very clear. So I think you just log out and log in again, and we will try. By the time they can invite someone else. Okay. And you have opened Facebook also, so I will explain you in a WhatsApp. Okay, thank you. Okay, due to a technical problem, which will be overcome shortly. The special guest of the day will come soon after. In the meanwhile, I welcome and introduce Ved Prakash Sharma Vedji. तो वो है नहीं, आप आप नहीं, ठीक है, को वापस करिए। ठीक है. So we move on to Shri Mohan Kumar Daheria ji. Welcome, sir. Introducing you today. मध्य प्रदेश के जिला छिंदवाड़ा के एक गांव बड़कुही में जन्मे कवि मोहन कुमार डहेरिया हिंदी अर्थशास्त्र से प्रस्नातक और बीएड हैं. कहाँ होगी हमारी का जगह, उनका बोलना, न लौटे कोई इस तरह, इस घर में रहना एक कला है, और चरण कमलों के दौर में साहित्य आपके 5 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं. आपकी कविताएं विभिन्न कविता संग्रहों में सम्मिलित हैं. कवि की कुछ कविताओं का अनुवाद उड़िया और मराठी भाषाओं में भी हो चुका है. आपको सुदीप बनर्जी सम्मान और सचिन सम्मान से सम्मानित किया गया है. हाँ जी सर, द प्लेटफॉर्म इज योर्स. आ रही है? आवाज आ रही है? आप कृपया बताएं कि आवाज मेरी ठीक तरह से आ रही है? आ रही है आपकी आवाज, आप आरंभ कीजिए. ठीक है. दो कविताएं यहाँ मैं पढ़ना चाहूंगा. पहली कविता का शीर्षक है बूढ़ा. बूढ़ा शीर्षक से ये कविता मैं पढ़ रहा हूं. ये कैसा बूढ़ा है, उफनती रहती है आंखों में इसकी, बाढ़ के जल सी पुरानी तारीखें, किसी नाक के फन की छाया में रहती है स्मृतियां, याद करता है यह बीता हुआ समय, टटोल रहा हो मानो अपनी पीठ का कुबड़. ये कैसा बूढ़ा है, ये कैसा बूढ़ा है, बैठा रहता है हमेशा खाट पर नंगे बदन, कहता आने जाने वालों से जरा पीठ तो खुजा दे रे, जरा बीड़ी तो ला दे रे. ये कैसा बूढ़ा है, ये कैसा बूढ़ा है, हर वक्त खांसता रहता है, थूकता रहता है बलगम, ढूंढता अखबारों में गंजेपन से मुक्ति के उपाय, काम शक्ति बढ़ाने की दवाएं. अरे बूढ़ों की तो रही है एक शानदार परंपरा, अरे बूढ़ों की तो रही है एक शानदार परंपरा, एक ने तो अपनी पीठ को ही एम्बुलेंस में बदल दिया, एक ने तो अपनी पीठ को ही एम्बुलेंस में बदल दिया. 20 गांव के मरीजों के अस्पताल पहुंचने का वही पीठ है अब एकमात्र सहारा, और एक ने नदी की हाड़तोड़ जुनूनी परिक्रमा की, एक ने नदी की हाड़तोड़ जुनूनी परिक्रमा की, उकेरे वहां के लोगों के विलक्षण चित्र,
रचे वहां के जीवन के मार्मिक आख्यान, और एक बूढ़ों के तो पैरों में है स्टील रॉड, एक बूढ़े के तो पैरों में है स्टील रॉड। पहनता है या फिर भी 30 किलो की 64 गांठों वाली पोशाक की जीवित रहे कथकली नृत्य। एक बूढ़ा ऐसा भी रहा है, एक बूढ़ा ऐसा भी रहा है, आधी रात में भी निकल पड़ता है जंगलों में विलुप्त होती प्रजाति की किसी तितली की क्षीण सी पुकार पर। बताते हैं लोग उसकी शवयात्रा में प्रकृति ने दिखाई थी अद्भुत आतिशबाजी, परिंदों ने किया था अविश्वसनीय रुदन। ये कैसा बूढ़ा है, ये कैसा बूढ़ा है? बुढ़ापा इसके चेहरे पे है अलौकिक प्रकाश चक्र सा, धरती पे पैर नहीं चरण कमल रखता, करता सूक्तियों की भाषा में बातें, बना रहा मनुष्यों के जीवन संघर्षों को जैसे और भी ज्यादा कठिन। उफ, ये कैसा बूढ़ा है, उफ, ये कैसा बूढ़ा है। अक्सर खड़ा रहता है अपने ही घर के सामने, पूछता है हर आने जाने वालों से, क्यों भाई, कौन सी सुरंग ठीक रहेगी मेरे इस घर के मर्ग तक पहुंचने के लिए। दूसरी कविता है, दूसरी कविता का शीर्षक है प्राइमरी कक्षाओं के बच्चे। प्राइमरी कक्षाओं के बच्चे हंसते ही रहते हैं, प्राइमरी कक्षाओं के बच्चे हंसते ही रहते हैं, प्राइमरी कक्षाओं के बच्चे। जब देखो तब हर बात हो उनके लिए जैसे मानो मजाक। न देखते समय कुसमय पात्र अपात्र, न देखते समय कुसमय पात्र अपात्र, भक्त से हंस देते हैं। हंसने के लिए नहीं चाहिए उन्हें कोई उपयुक्त कारण, गंजे शिक्षक के माथे पर झूलती ज्ञानी लठ हो, प्रार्थना सभा में घुस आया बंदर, या चलते चलते निकला किसी के जूते का तल्ला, काफी है उन्हें हंसा देने के लिए। इन दिनों जबकि लुप्त हो रही है सहज और निर्मल हंसी की परंपरा, इन दिनों जबकि लुप्त हो रही है सहज और निर्मल हंसी की परंपरा, रहे नहीं पहले जैसे शास्त्रीय ठहाके, लोग ढूंढ रहे हैं आज। गड़बड़ आती है बेटा, बैठ जा। जी नहीं, कुछ कहा क्या? कह रहे हो? हाँ, इन दिनों जबकि लुप्त हो रही है सहज और निर्मल हंसी की परंपरा, रहे नहीं पहले जैसे शास्त्रीय ठहाके, लोग ढूंढ रहे हैं कंप्यूटरों में हास्य कला की वेबसाइटें। कुछ लोग हंसते जरूर है, कुछ लोग हंसते जरूर है, हंसना पर उनके लिए किसी को फंसाने का फंदा है। यह जीवन के शेयर मार्केट में उल्लास का निवेश। हाँ, कभी कभी गूंजता है मध्य रात्रि में एक भीषण ठहाका। हाँ, कभी कभी गूंजता है मध्य रात्रि में एक भीषण ठहाका, मिल जाता है जब कचरे के ढेर में किसी पागल को रोटी का टुकड़ा। ऐसे समय में प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों, तुम यूं ही हंसते रहना। ऐसे समय में
प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों, तुम यूं ही हंसते रहना, परीक्षा हालों में भी बीच बीच में मुस्कुराते रहना, और सुनो किकिया रहा हो जब पूंछ में बंधे जलते फटाकों के कारण कोई कुत्ता, और सुनो किकिया रहा हो जब पूंछ में बंधे जलते फटाकों के कारण कोई कुत्ता, कभी ना हंसना। हाँ रहे इतना ध्यान, दांत ना पीसे तुम्हारी हंसी सुन कोई लंगड़ा, कलंक ना लगे किसी कुबड़े को अपना कुबड़। स्कूलों के जलसे में पीट रहा हो जब महानायक अपनी उपलब्धियों का ढोल, स्कूलों के जलसे में पीट रहा हो जब महानायक अपनी उपलब्धियों का ढोल, मीडिया गढ़ रहा हो उसकी लोकप्रियता के मिथक, तुम एक दूसरों को देख कनखियों से हंस देना। रहा है समय गवाह, ऐसी बारीक खिलखिलाटों से भी बदला है कभी कभी इतिहास। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्या बात है आपकी हंसी ने हमारे फोटो पर मुस्कान ला दिया है। क्या बात है। चलिए ये मेरे लिए भी एक बढ़िया बहुत अच्छा लगा। स्कूल के जलसे में जीवन के शेयर मार्केट, क्या बात है। उफ, ये कैसा बूढ़ा है। बढ़िया। फारूक जी आ रहे हैं, फारूक जी को आमंत्रित कर लीजिए। जी। After that wonderful poetry which brought a smile onto our lips, I now welcome back the special guest of our day, Umar Farooq Sise. Yes, sir. Thank you very much. I hope you get it clear now. Welcome, sir. You can speak a little louder, it'll help. Hope you get me clear now. Yes. As I was saying, I will start with a poem that deals with the island of Gori, one of the transit places of slavery. I was there on a visit once. I met with an African American who came to pilgrimage to the island. So this poem is inspired by them. It's titled The Middle Passage. They come again after the Middle Passage on a paid passage to Gori. We are centuries ago, they passed through passages to the Middle Passage. They come again after the Middle Passage to Gori with cameras in the studios of their minds, capturing images like the Gori passage. They come again after the Middle Passage on a good passage to Gori with chains, pinning their waist neck to neck, ankle to ankle like slaves in Gori 400 years ago. They come again after the Middle Passage on a paid passage to Gori. In their womb, they carry the agony of a race born 400 years ago. They come again after the Middle Passage on a paid passage to Gori, tossing tokens to slaves of dream, drenching despair like slaves centuries ago. They come again after the Middle Passage on a paid passage to Gori, staring at the sea, soaking memories of cruelty to mankind. They come again after the Middle Passage on a paid passage to Gori with hollow cries of retaliation, like the cries of agony 400 years ago. The next poem is titled Madani. Madani, you will not know this land anymore. This land whose ears captured your first cry, whose wind sang your lullabies and kept the footprint of your fresh breath. This land that drank your first blood and ate your foreskin, sucked your sweat and interred your cord under a tamarind tree, embraced your bare feet and fed your hungry soul. This land
that grew the reed, the karamoko sharpened to a pen, the land that nurtured the shrub, the karandi boiled to make ink, and grew the tree, the carver made to a slate, to reach you through the pen, as in the divine order to read in Surah Ikra. So you should know about here and the hereafter. This land that took your whole tomb in her womb, till the day when the sun will be rolled over, the stars dimmed, the mountains set in motion, the beasts gathered, the oceans aflame, souls speared and skies filled. You will not know this land anymore. Now it is marked by scars on her cheeks, scabs on her thighs, lines on her braids, contoured and carved like a medieval map. Madani, if you were to come back, you will not know this land. Except for the sonic beacon of the muazzin still doing the azan in the minaret you once stood, or the fading beat of the Sambori drum beyond the meadows. Otherwise, you will not know this land. For Madani, this land is changed. And perhaps the last poem has to do with the question of the environment that affects everywhere in the world now. It is titled There Was an Eden. There was once a river called Pampana. It was a pristine brook sprouting from Lake Sonfon, flowing on the Tayan Muar River, bringing succor and sustenance to the people living along its trail. At its puberty, the Pampana River was our Nile, teeming with life and culture to enthrall minds. It ran like blood in the estuaries of the land, connecting the limbs of the country. In our youth, we swam and drank its water. It was refreshing like Zamzam from Masjid al-Haram. The river was our gift from a benevolent God. I swore it was nothing like this pus bleeding sore, emitting pitry smell, now meandering through the land like a cancerous artery to poison downstream. There was also a Roque River running its course from the north to the west to quench the thirst of the Atlantic Ocean. In its prime, it filled our hearts with joy and flowed in our poems and song as a metaphor of life. I swear by the thunder of Kuruma Seba in the scorching month of Bankele, the Roque River then was nothing like this mutilated remains, trickling like a drainage to the ocean. The Seva River flowed from the east to the south, carrying in its belly the vaults of Zulkarnain. So men came from afar to gorge its womb and remove the gold and diamonds. I swear to the hills of Njama Koro, the majestic Shewa of my youth, my childhood was nothing like this sewer of sewage slugishly flowing across the land. May the wrath of the gods of Bintimani Hills strike me dead. If I lied about the Kangari Hills, the Gola Forest, and the green peak of the Bintimani Range, about the primate of Utamba Kilim Sanctuary, the birds of Lake Sonfo and its biodiversity. It was nothing like this grassland of scoring squirrels, sweets and sparrows, and hopping grasshoppers. There was a Tiwai Island, the home of birds, primates, and reptiles. It was the spot where Noah's Ark anchored after the flood. I swore to Ngewa that it was nothing like this parched desert baying for rain. These thirsty springs you see were once home to the pygmy hippos that swam freely to the amazement of tourists. This barren patch was once a tropical forest, a home to elephants, monkeys, and antelope. This place was a portion of heaven tossed to us grasses, but we ate the apple, slashed the tree, and stuck a middle finger at nature. Well, nature struck back, and we are left with this carnage. Yes, indeed, there was an Eden called Ab before beasts of a lesser god sold it piecemeal for God. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. Thank you. Thank you very much. The initial discomfort, due to the net, was completely eradicated with the emotion that we could feel through your poetry. It was very moving, very moving. We could
you were able to convey the agony which Africa goes through, is going through, and I hope this ends at the earliest. Thank you very much. Especially you will not know this land again. जी. Yes, ma'am. एक बात करनी जी है, बोलिए. please. Omar, because your voice was not clear in many places, but your poems are very strong. So can you send us the text of your poems, please, Omar? Okay, I will do that. Huh? I will Yeah, send them. please send me by, please WhatsApp. You send me Okay. WhatsApp, I will paste here. Okay. Okay, I'll Thank do you that. very much, because there are some poets who want to read it carefully. Yes. Thank you very much. Yes, Thank you. I'll do that now. Okay. Thank you. Thank you. That was beautiful. We would indeed like to read his poetry so that we are able to, really understand it truly. Yes. Okay. We go on to next. Ved Prakash Sharma ji. Ved? जी. Okay. I welcome you, sir. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से समीक्षक और नवगीतकार कवि वेद प्रकाश शर्मा वेद के अब तक 3 नवगीत संग्रह आओ नीड बुने, नाप रहा हूं तापमान को और अक्षर की आंखों से प्रकाशित हो चुके हैं. इसके अतिरिक्त आप नवगीत संकलन हरियर धान, रूप हरे चावल तथा गीत सिंदूरी गंध कपूरी में सहयोगी रचनात्मक रहे हैं. सर, मुझे लगता है नेट उनका चला गया है. आप अरुण जी को आमंत्रित कर लीजिए, अरुण आदित्य जी को. ठीक है. आजकल सब डांस चल रहा है. हम लोग का इमोशन अफ्रीका के साथ इंटरनेट भी इमोशन अपना प्रस्तुत कर रहा है. अरुण जी, आर यू देयर? अरुण जी, आर यू देयर? अरुण जी, आर यू देयर? अरुण जी तो चाय पीने चले गए. 8:30 बजे चाय. अच्छा, ठीक है. बता नहीं, या खाना खाने गए होंगे. उनका वेद जी का तो लग नहीं रहा है. अरुण जी ये कर रहे हैं. अब दादनी जी, आप सैन जी का इंट्रोडक्शन पढ़ दीजिए. सैन जी अपने Okay. आप ऐसा कीजिए. अगर वो नहीं आते हैं अरुण, तो मंदाकिनी जी, आप सैन जी का इंट्रोडक्शन पढ़ दीजिए. ठीक है. 1 minute. चल सुना सकते हैं. So I would very much like to welcome Shail Raghuvanshi. Shail Raghuvanshi is a poet, freelance journalist, editor, voice actor, and artist. She has around 30 years of writing experience for newspapers, magazines, radio, television, and internet. Her poems, short stories, and articles have been published in leading magazines, journals, ebooks, and anthologies. Poetry, she believes, is the connecting link between loving and living, strife and marching ahead, and that little dot of survival in the black hole of existence. Please welcome Shail Raghuvanshi. Thank you. Thank you, Mandakini. Thank you. Thank you for that lovely introduction. So my poem is called Uhuru, which means freedom. Freedom, a switch word spearheading into the realm of an inner consciousness, ravaging the darker cells of humanity, lurking in shady interiors not unknown to man. Birth, a road to perseverance. Stones, pebbles, mud, slush, all grime that coats a fetus in the warmth of an enslaved womb. Empowerment, an official act transforming deprivation, discrimination, and deriding dirt into change on paper, into positive action in life. But does it happen? Does it happen at all? Does the advancement of a developed nation not trample the homes of the underdeveloped? Does superpower not feed itself with the energy from starving broods of humanity? Birth, freedom, empowerment,
transcend at the speed of light into unsettling, insecure, shaky foundations of an entire community. Is this the real meaning of uhuru? Is Rushwa the only way to stay afloat? Pulling apart the strings of aspiring dreams of survival and advancement? So this was about freedom and Rushwa, corruption, whatever you may call it. And the last poem, because we've already gone into a lot of time, the last poem is called My Palms. My palms scattered, brushed with lines of life, fortune, health, and strife. My palms enclosing fingers that till now know to feel, to touch, warmth, food, love. My palms rushing through a race of survival, the scratches going berserk, switching places, painting an entirely new picture. My palms still not blank, like an empty blackboard, full of life, wanting to climb more, wishing to live better, desiring to paint a happier dream. My palms sweaty, feeble. The mudras that my fingers make turn their heads inside out, promising me of hope, of a better place, of evolving souls that know how to shake hands, not strangulate. Thank you. Yes, thank you. So, Prajeet, और कोई नहीं है? Thank you for those wonderful poems, Shail. We need Thank to you. reach Thank our you, hands Mandaki. across the globe. We must reach hands across the globe and join hands together. I think it's a wonderful gesture. Is anybody left now who wants to read? वेद जी को कॉल वेद कीजिए। जी, आप पढ़ेंगे? हाँ वेद जी, हाँ, वेद जी आप आरंभ कर सकते हैं। वेद जी, वेद जी को सुनाई नहीं दे रहा है उसको? मुझे लगता है नेट की प्रॉब्लम है उनके यहाँ भी। We are having अच्छा। network problems. आप विलास जी की कंप्लीट करवाइए, एक कविता बोल रहे थे ना विलास जी। हाँ विलास जी, नहीं, आप वो भी उसको नहीं आया कंप्लीट ना, करिए। नहीं, वो तो बहुत थोड़ी लंबी कविता है। अरुणादित्य कहाँ गए? वो भी चले गए। नेट का वो तो बता रहे, फोन किया था उनको, बता रहे कि नेट का प्रॉब्लम है कि जुड़ेंगे कि जुड़ साउंड जाएंगे। म्यूट नहीं कर दिया, मेरा अनम्यूट किया हुआ है। वेद जी, अब आपको सुनाई दे रहा है? नहीं, उनको भी नहीं सुना। हमें उनकी आवाज सुनाई ठीक है। दे रही है, लेकिन उनको हमारी नहीं सुनाई दे रही। हमें उनकी आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है, बिलास सिंह जी आप। मैं एक पढ़ता हूँ। जी जी। तुर्की के कवि नाजिम हिकमत की कविता है, बहुत प्रसिद्ध कवि है। थोड़ा जोर से पढ़ी है, बहुत धीरे है अभी। जी जी, आवाज कम आती है। अच्छा, एक सेकेंड में। वेद जी की आवाज आई तो? अभी आवाज ठीक आ रही है? आ रही है। एक मिनट सर, वेद जी की खांसी सुनाई दी तो मतलब उनकी आवाज आ रही है, लेकिन उनको हमारी आवाज सुनाई दे रही है। नहीं, ब्रजेश उनको अनम्यूट कीजिए। ब्रजेश उनको अनम्यूट कीजिए, वेद शर्मा को। मैं अनम्यूट करता हूँ, लेकिन नेट इतना स्लो है कि वो अनम्यूट और काफी देर बाद होता है, म्यूट अनम्यूट काफी देर में होता है। तो अभी तो उनको अनम्यूट नहीं किया, म्यूट नहीं किया था ना? नहीं, मैं दबा चुका हूँ 2 बार। वो नेट चाहते काफी हैं ना स्लो बोलो। है।
एक्चुअली क्या ना अच्छा नहीं लगता है, वो सीनियर हैं और जी वो जी आवाज चाह क्यों रहे नहीं आ हैं रही बोलना, है? हमको वेट हाँ करें अब तो अच्छा आवाज आ नहीं रही है, लगता। अब आ रही है आवाज, अब आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए, बस अब कविता बोलिए। वेद जी वेद बोल पढ़िए आरंभ करिए आप। सर। हाँ प्लीज बोलिए। हाँ जी, बोलिए बोलिए। यहाँ से तो कुछ नहीं है। हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। ये आपका ब्राइटनेस बढ़ेगी इससे। हैं? आपके ये स्क्रीन का लाइट बढ़ेगा इससे। यहाँ से नहीं अच्छा वो कुछ ठीक, दिक्कत। आपकी नहीं, आपके सर अब साथ जो आप खड़ी है उनको भी आ रही है आवाज। तो चलिए विलास जी आप पढ़िए। ब्रजेश ऐसा कब तक चलेगा? जी नहीं मैम इसके ये बाद बंद करेंगे, और वो अरुण जी भी चले गए, आप विलास जी आरंभ कीजिए, उसके बाद नहीं मैं खत्म लेकिन कर दूँ। आप अपने सीनियर पोइट्स वगैरह जो हैं उनको हम अब नेट नहीं नहीं चल रहा सुने, वो मैम, भी क्या अच्छी करें। बात नहीं है। उनको जरा आप बात करिए पीछे जाके, जब तक कि हाँ मैं विलास बात जी करता अपनी हूँ। कविता सुनाते हैं। आप पीछे जाके फोन करके बात कीजिए दोनों से, ठीक है? विलास जी आप सुनाइए जब तक, है ना? जी नाजिम हिकमत की एक कविता है, एशिया और अफ्रीका के लेखकों से। आवाज ठीक आ रही है? जी आ रही है, आ रही। एशिया और अफ्रीका के लेखकों से। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, तुम ध्यान न देना मेरे सुनहरे बालों पर, मैं एक एशियाई हूँ। तुम ध्यान न देना मेरी नीली आंखों पर, मैं हूँ एक अफ्रीकी। जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ नहीं पड़ती वृक्षों की छाया नीचे की ओर, वैसे ही जैसे तुम्हारे यहाँ। जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ रोटियां हैं शेर के मुंह में, और ड्रैगन होते हैं जल स्रोतों के सामने। जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ लोग रोज मर जाते हैं 50 की उम्र तक पहुँचने के पूर्व ही। उसी तरह जैसे वहाँ जहाँ से तुम आए, उसी तरह जैसे वहाँ जहाँ से तुम आए हो। तुम न दो ध्यान मेरे सुनहरे बालों पर, मैं हूँ एक एशियाई। न दो ध्यान मेरी नीली आंखों पर, मैं हूँ एक अफ्रीकी। मेरे 80% लोग अशिक्षित हैं, मेरे 80% लोग अशिक्षित हैं। कविताएं भटकती हैं एक मुंह से दूसरे मुंह तक गीतों में। कविताएं भटकती हैं एक मुंह से दूसरे मुंह तक बदलती हुई गीतों में। कविताएं बन जाती है बैनर जहाँ से आया हूँ मैं, उसी तरह जैसे वहाँ जहाँ से तुम आए। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमारी कविताएं किसी दुबले बैल के गले में पड़े जुए की भांति होनी चाहिए। जुआ बैलों को लगाया जाता है। हमारी यार कविताएं असल में मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, तो आपने कॉल किया होगा। अब थोड़ा इसके बाद देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ पता नहीं क्या चक्कर है, भगवान जाने, है ना। इसके बाद देख लेना ये पढ़ने में। ब्रजेश जी मैं आ गया हूँ फिर से वापस। जी देख लिया आपको, आदित्य जी आपको देख लिया है। ब्रजेश जी तो अभी ऑनलाइन है भी नहीं। देख लिया है। थोड़ा सा ये बिलास जी अपनी कविता पूरी करते ही बुलाते हैं हम दोनों को। मैं पढ़ूं? आप जी कंटिन्यू करिए जी। पढ़िए पढ़िए। कवियों को ये सलाह है हाँ इस कविता में, कहो। इसलिए कवियों को ज्यादा ध्यान देने की जी जी जरूरत है। जी जी। हमारी कविताएं किसी दुबले बैल के गले में पड़ी जुए की भांति होनी चाहिए, खेत जोतने में सक्षम। हमारी कविताएं उतरनी चाहिए घुटनों तक धान के खेतों की कीचड़ में। हमारी कविताएं होनी चाहिए सक्षम पूछने में हर जरूरी सवाल। हमारी कविताएं होनी चाहिए सक्षम समेटने में सारा प्रकाश। हमारी कविताएं मील के पत्थर की भांति खड़ी होनी चाहिए हर दोराहे पर, देखने को आते हुए दुश्मनों को इसके पूर्व की कोई और बजाए घंटा सचेत करने को जंगलों में। और तब तक जब तक इस धरती पर न रहे कोई गुलाम देश, और न ही कोई गुलाम, न ही एक भी पाशविक, न ही एक भी आणविक बादल रह जाएं शेष। हमारी कविताएं होनी चाहिए
उन्हें देने में सक्षम वह सब कुछ जो उनका है, उनके मस्तिष्क, उनकी आत्माएं और उनके जीवन हमारी कविताएं होनी चाहिए महान स्वतंत्रता के लिए। थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया। काफी उतार चढ़ाव के बाद ये आपकी कविता कंप्लीट हुई है। अब हम आमंत्रित करते हैं वेद शर्मा जी। सर आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? अभी फोन करता हूँ भाई, तब तक अरुण जी को बुला ले। 10 मिनट बाद फोन करता हूँ। अच्छा, वो आप ही को फोन कर रहे हैं ब्रजेश जी? नहीं, वो कविता निकाल रहे होंगे। ओह, आप अरुण जी को बुला लीजिए। ठीक है। अरुण जी, आप भी काफी देर तक इंतजार कर रहे थे, बीच बीच में पूछना पड़ना है नेट के जी। अरुण आदित्य जी। नमस्कार सभी को। जी, माफी चाहता हूँ, थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ था। नहीं कोई नहीं। तो मैं आपका पहली इंट्रोडक्शन कविता कर पढ़ दूं। रहा हूँ मैं जी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जन्मे अरुण आदित्य के अब तक 2 कविता संग्रह रोज ही होता था ये सब, और धरा का स्वप्न हरा है। वो एक उपन्यास उत्तर बनवास प्रकाशित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के दुष्यंत पुरस्कार से सम्मानित कवि अरुण आदित्य की कविताएं असद जैदी द्वारा संपादित 10 बरस और कर्मेंदु शिशिर द्वारा संपादित समय की आवाज में संकलित हैं, तथा आपकी रचनाएं पहल, हंस, वसुधा, पल प्रतिपल, वागर्त, साक्षात्कार, कथा देश, बया आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। कुछ कविताएं पंजाबी, मराठी और अंग्रेजी में अनुदित हुई हैं। समाचार पत्र अमर उजाला के संपादक रहे हैं। कवि अरुण आदित्य अभिनव शब्द शिल्पी सम्मान, बेकल उत्साही सम्मान व आयाम सम्मान जैसे सम्मानों से सम्मानित किए जा चुके हैं। हाँ जी सर, आरंभ करिए। जी, कविता का शीर्षक है शोषकों से संवाद। अफ्रीका से लेकर के हमारे देश तक में प्राकृतिक संसाधनों का जो लोग अन्यायपूर्ण दोहन कर रहे हैं, ये कविता उन लोगों को संबोधित है। शीर्षक है शोषकों से संवाद। कितने सभ्य सुसंस्कृत हैं आप, भाप गए हैं हमारे जंगल। कांप जाता है उनका मन जब आप कहते हैं कि कितना सुंदर है यह वन। सिहर उठता है एक एक पेड़ कि अब फर्नीचर बनने की किसकी बारी है। आपका सौंदर्य बोध हमारे जीवन पर भारी है। जब आप कहते हैं यहाँ कण कण में हीरा है, सोना है, तो कांप उठती है हमारी धरती कि अभी और कितना छलनी होना है। जब आप कहते हैं कि यहाँ के लोग कितने भोले हैं, तो हमें सुनाई देता है गप कर जाओ ये रसगुल्ले हैं। धीरे धीरे हम आपको जान रहे हैं, धीरे धीरे खुद को भी पहचान रहे हैं। आपको बुरा तो लगता होगा कि कैसे हम भोले से भाले हो गए, अपनी धरती के रखवाले हो गए। दूसरी कविता है पहाड़ झांकता है नदी में। हम अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए संघर्ष भी तभी करेंगे जब हमें अपने प्रकृति से, अपने प्राकृतिक बिंबों से प्रेम होगा। इस कविता में कुछ प्रकृति के बिंब हैं। पहाड़ झांकता है नदी में। पहाड़ झांकता है नदी में और उसे सिर के बल खड़ा कर देती है नदी। लहरों की लय पर हिलाती डुलाती नचाती कपकपाती है उसे। पानी में कांपते अपने अक्स को देखकर भी कितना शांत निश्चल है पहाड़। हम आंकते हैं पहाड़ की दृढ़ता और पहाड़ झांकता है अपने मन में। अरे
मुझ अचल में इतनी हलचल, सोचता है और मन ही मन बुदबुदाता है, किसी नदी के मन में झांकने की हिम्मत ना करे कोई पहाड़। एक और कविता है, इसका शीर्षक है यह भी कोई बात हुई। जब हमें प्रकृति से हमारा सीधा संवाद होने लग जाता है तो उन लोगों को दिक्कत होती है जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना चाहते हैं और उनको ये हमारा सीधा संवाद पसंद नहीं आता है। यह कविता इसी बात पर केंद्रित है। यह भी कोई बात हुई, यह भी कोई बात हुई कि तुमने कहा रोटी और रोटी सेकने में जुट गया समूचा तंत्र। कहा पानी और झमाझम बरस पड़े बादल। कहा खुशबू तो हवा दौड़ी चली आई फूलों के गाल सहलाते हुए। कहा प्रेम तो प्रेयसी प्रकट हो गई समक्ष। कहा फासिज्म तो अट्टहास कर उठा फासिस्ट। यह भी कोई बात हुई कि तुमने लिखा खून को खून और लोग किसी की कमीज पर ढूंढने लगे उसके दाग। कानों में गूंजते हैं अक्सर ये शब्द और मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि यह हिदायत है या धमकी। एक और कविता पढ़ रहा हूँ, इसका शीर्षक है कठिन समय में कलावंत। एक ऐसे समय में जब तमाम कवि अपने संसाधनों को, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए संघर्षरत हैं, तो कुछ कवि जो अपनी कला में ही डूबे रहते हैं, ये कविता ऐसे कवियों को संबोधित है। अभी मैं सुन रहा हूँ अपना सबसे प्रिय राग, बाद में देखूंगा कहाँ लगी है आग। अभी मैं निरख रहा हूँ अपना प्रिय रक्तवर्णी प्रसून, बाद में देखूंगा कहाँ बह रहा है सड़क पर खून। अभी मैं सीख रहा हूँ भावी प्रेयसी से निष्कलुष प्यार, बाद में देखूंगा कहाँ किसके साथ हुआ बलात्कार। अभी मैं निश्चेत हूँ एक अधूरे चुंबन की स्मृति के निर्वात में खुली हवा में आऊंगा तो जरूर बताऊंगा दूरी कितनी बढ़ गई है भूख और भात में। अभी जरा गीले हैं मेरे कैनवास के रंग, सूख जाने दो, सूख जाने दो, फिर देखूंगा कहाँ कहाँ छिड़ी है जमहूरियत की जंग। अभी मैं सृजन के सपने में हूँ, अभी मैं दुनिया में नहीं अपने में हूँ। अभी मैं कविता रच रहा हूँ, इसलिए कुछ कहने से बच रहा हूँ। आखिरी कविता पढ़ रहा हूँ जो कि अंग्रेजी में है। इसका शीर्षक है इंटरडिपेंडेंट। तमाम लोग जो शोषक हैं और जो शासित हैं, शोषित, उन्हें सोचना चाहिए कि अब ये शोषक और शोषित वाला समीकरण नहीं चलेगा। हमें समझना होगा कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, दुनिया इसी तरह से चलती है। इसमें फूल और हवा के माध्यम से बात कही गई है। शीर्षक है इंटरडिपेंडेंट। द विंड kisses the flower and it's no longer the same wind. The flower has put its stamp on every blow, and the flower also did not remain the same. The wind has written shudder on each of its petals. The air is getting fragrant because of the being of flowers, and the fragrance of flower is roaming far and wide because of riding on the wind. Thus, the touch of one has made so meaningful the being of another one. Thank you. बढ़िया, बढ़िया, बहुत अच्छे। भोले से भाले हो गए, क्या बात है। बढ़िया, धन्यवाद, धन्यवाद अरुण जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वेद शर्मा जी, वेद प्रकाश शर्मा जी। वेद सर, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? वेद शर्मा जी, आपको? जी 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 जी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से समीक्षक जी, और
जी जी जी, सुन रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो मैं आपका इंट्रोडक्शन करती हूँ, उसके बाद आप आरंभ करिएगा। उत्तर प्रदेश के ठीक है, आप शुरू करिए, शुरू करिए। जी 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 जी, आप आरंभ करिए सर। The winds of winding internet. Oh Lord. नेट चला गया है उनका, वेद जी का नेट चला गया, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, तो उनका इंतजार करें, अभी टाइम तो नहीं। तो खोल रखे अगर कविता सुनाना चाहते तो सुनाइए, अब बिल्कुल टाइम नहीं है। आगे से ब्रजेश जी, आप जिसको नेट की प्रॉब्लम हो ना, उनका वीडियो ले लिया करिए। तो मुझे पता अच्छा नहीं नहीं था मैम क्या नाम है, इस तरह करेगा तो मैं वो वीडियो ले लेता हूँ। नहीं, क्योंकि ऐसा है ना कि इतनी देर इंतजार, मेरा नेट गड़बड़ा है। हाँ सर, मेरा नेट गड़बड़ा रहा है, तो थोड़ा सा जल्दी में करता हूँ। और शायद मैं एक कविता का अकेला आदमी हूँ पूरे समूह में। एक दोहा, चोर 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 चीखे जहां, चोर चोर मिल साथ, ऐसी बस्ती में कहा चोर लगेगा हाथ, ऐसी बस्ती में कहा चोर लगेगा हाथ। भी पढ़ता हूं। नहीं बनाते एक लगे, बिना का नहीं मांगते, बर्बर नाखूनों से पाए, घावों के ध्वज नहीं टांगते, किंतु कहानी नहीं रचेंगे, अब है यह संकल्प हमारा। नए मनोरथ, नए भगीरथ, लेकिन गंगा वही बहेगी, पुनः देवव्रत तो जन्मेंगे, मगर भीष्म की नहीं चलेगी, बिन गांडीव सुदर्शन बिन ही, मोड़ेंगे राहों की धारा, अब है यह संकल्प हमारा। नहीं चाहिए पांडव परिचय, टिकी नहीं सिंहासन आंखें, मौन कुंतियां बैठे घर पर, हम अपने आनंद की पांखें, राधेयों के हस्ताक्षर ही सृजेंगे इतिहास तुम्हारा, मोड़ेंगे राहों की धारा। अंतिम इसका है, समय समझ मत हमें खिलौना, तुझको नंगा देख रहे हैं, चरविहू हो या चौसर, सब कुछ ना कुछ सेक रहे हैं, अगर महाभारत जन्माते तू बस तू होगा हत्यारा, बरबरीक कोई भी अब की बार नहीं होगा बेचारा, नहीं भुनाते एकलव्य को, ब्याज कर्ण का नहीं मांगते, बर्बर नाखून से पाए, घावों के ध्वज नहीं टांगते, किंतु कहानी नहीं रचेंगे, अब है यह संकल्प। और एक सपना भी देखता है रचनाकार, केवल क्रिटिसिज्म नहीं करता। कॉलरिज ने कहा है कि उसको एक फिलोसफर भी एक्सपेक्ट किया जाता है। तो एक सपना, ढल रही रात में स्वप्न बड़ा मोहक है, ढल रही रात में स्वप्न बड़ा मोहक है, चांद पर उतरता हूं आंखों में मंगल है, दूर दूर तक न कहीं धरती का जंगल है, कामायनी नहीं बांच रही ढोलक है, ढल रही रात में स्वप्न बड़ा मोहक है। नासा का इसरो का अद्भुत संयोजन है, 2021 की कविता है। नासा का इसरो का
अद्भुत संयोजन है, रूस चीन अतिथि है, संयोजन अफ्रीका कापा आलोचक है, जो कुछ है सबका है, कोई पेटेंट नहीं, जो कुछ है सबका है, कोई पेटेंट नहीं, झंडा बस झंडा है, अश्व में भी टेंट नहीं, आंख खुल गई, भौचका दौलत है, ढल रही रात में, स्वप्न बड़ा मोहक है। और अंतिम गीत करता हूं, जाग पहरवे जाग, क्या अमेरिका रूस चीन सब बंधक हैं, क्या अमेरिका रूस चीन सब बंधक हैं, यहां वहां खंडक है या फिर गंधक है, शेष न अगर उपाय खेल प्रलय का राग, जाग पहरवे जाग। सैल जी का भी नेट चला गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए कोई नहीं, मैं अंतिम चूंकि अंतिम पड़ाव पर है तो मैं अपनी कविता लास्ट में छोटी सी कविता सुना देता हूँ। मेरा ये अनुवाद है, नाइजीरियन पोएट हैं, पोएटेस हैं, एनगोजी ओलिविया ओशुआ की एक कविता है ब्लैक चाइल्ड। मैं उसका अनुवाद मैंने खुद किया था हिंदी में, वो सुना देता हूँ और उसके बाद कार्यक्रम समापन की ओर रहेगा। सैल जी भी नेट दिक्कत कर रहा है उनका, और वैसे सेशन बहुत लंबा हो गया, जल्दी से सुना देता हूँ। कहते हैं अश्वेत तुम्हें, कहते हैं अश्वेत तुम्हें, मानो वो हो स्वयं अवर्ण, भद्देपन को चस्पा कर तुम पर, अवरोधक हैं तुम्हारी अग्रसरता के, वो बना के तुम्हें स्वेच्छाचारी, ढकेलते पीछे की ओर। अश्वेत किशोरी, दुनिया है इतनी विशाल, फिर भी तुम रहना चाहती हो जंगली, समुद्र डुबाना चाहता है तुम्हें, इस वास्ते मछली ना बनो, क्योंकि मछली है भक्ष्य और मुफीद, बल्कि ज्वार धारा और तूफान बनो, मत्स्य कन्या बन राज करो समुद्र पर। अश्वेत किशोरी, अग्नि करना चाहती है भस्म तुम्हें, तुम उसके लिए कोयला मत बनो, वो तो है दहनशील, बल्कि ज्वाला उसकी गर्माहट बनो, मत बनो ज्वलनशील। तुम्हें उखाड़ना चाहती हैं हवाएं, तुम्हें उखाड़ना चाहती हैं हवाएं, पृथ्वी की मानिद विशाल और शक्तिशाली बनो, विश्व को पसंद नहीं तुम्हारी चमड़ी, वो फेंक सकती है तुम्हें कूड़ेदान में, बस एक नन्हे से टिन की चाहत में, पीते हैं सबसे तेज जिन। और पहचान दी तुम्हें पापी की, यदि उन्हें इसमें लगती है जीत, वो तुम्हें सुई वेद कर देंगे बेअसर। अश्वेत बालिके, सोना नहीं हो तुम कि तुम्हें कोई बेच दे, यद्यपि तुम रहती हो झोपड़ों में, तब भी बन सकती हो तुम सर्वश्रेष्ठ, कभी नहीं हो तुम निकृष्टतम कि कोई भी तुम्हारी खोपड़ी फोड़े। अश्वेत बालिके, तुम नहीं हो वानर, लगी ना रहो गधे की तरह, यद्यपि तुम रहती हो गुफा में पर नहीं हो गुलाम, और तुम कभी ना बनना परजीवी, हालांकि वे लेते रहते हैं तुम्हारा इम्तिहान। तुम्हारा स्तन्य है मधुर, मधु के बनस्पत, कोई दौलत से इसे खरीद ना ले, तुम्हारी गोलाइयां मजबूत सिलाओं से, इन किसी को इन्हें तोड़कर नष्ट ना करने दें, और मत करो पिंजरे में ताले से कैद, क्योंकि वहीं पर है तुम्हारा जीवन। अश्वेत किशोरी, विश्व है तमाच्छादित, अश्वेत किशोरी, विश्व है तमाच्छादित, फिर भी तुम छोड़ सकती हो अपनी छाप। हाँ, तुम्हारी रंगत है श्वेत, पर प्रकृति की तुम में कोई नहीं है कमी, तुम्हारी रंगत है इतनी सुंदर और अनोखी कि ये इंद्रधनुष भी नहीं इतना रंगीन।
अश्वेत बालिके अपने कंधे ऊंचे कर बढ़ चलो, अश्वेत बालिके अपने कंधे ऊंचे कर बढ़ चलो, क्योंकि तुमसे बड़ा कोई नहीं, कोई भी मानव नहीं, कोई भी मानव नहीं। धन्यवाद। ये कविता ब्लैक चाइल्ड के नाम से नाइजीरियन पोइट्स हैं ngozi लोबिया ओसुआ की कविता ब्लैक चाइल्ड का अनुवाद है। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि सेशन लंबा हो गया, मैम अंतिम शब्द आपकी तरफ से। जी जी, आपकी तरफ से सर। जी नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही जी है? आ रही। जी जी। जी तो देखिए, प्रकृति से जब हम कृत्रिमता की ओर आए हैं टेक्नोलॉजी के नाम पर, तो उसके गुण और दुर्गुण भी हम महसूस कर रहे हैं। और कल भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, आज भी ऐसा हुआ है। यानी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी हमें कोई ना कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब कि यह तकनीक, जिसे कहते हैं कि ये साइंस है, वो पूरी तरह से पूरी नहीं है। यानी जो हम विज्ञान के नाम पर कहते हैं वो पूरा विज्ञान नहीं है, जब तक हम प्रकृति से बहुत अधिक तादात्म्य नहीं करें। अब क्यों हो रहा है ये नेट की प्रॉब्लम? क्योंकि बरसात बहुत हो रही है, यहाँ पर भी बहुत बरसात हो रही है और बाहर भी है। तो बरसात यानी प्रकृति ने आपकी साइंस को फेल कर दिया, तो ये स्थिति है। अब हम यही पर तो हम बार बार आते हैं अफ्रीका में भी, कि अफ्रीका जहाँ पर इतना कुछ अधिक प्रकृति है, उसको हम बिल्कुल खत्म किए जा रहे हैं, नष्ट किए जा रहे हैं। या हमारे देश में भी यही हो रहा है, यही स्थिति हो रही है। उत्तर भारत में यही, हिमालय के पास में, शिमला में, मनाली में, या आप ये सोच लीजिए कि तिब्बत में और नॉर्थ ईस्ट में, हर जगह यही हालत हो रही है कि हम जब प्रकृति का नाश कर रहे हैं, क्योंकि हम कृत्रिमता की ओर बढ़ रहे हैं, और वहाँ पे हमारी एक तरह से पराजय या हमारा नाश शुरू हो जाता है, जिसको हम अभी देखते नहीं हैं। यही कारण है कि संस्कृतियां बार बार बदलती हैं। आज के अगर इंटरनेट की बात छोड़ दें, तो आज के इंटरनेट को आज की कविताओं का सेशन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया रहा है, क्योंकि आज एक से एक बढ़िया कविता सुनाई गई। और मंदाकिनी ने जोशी बहुत लंबा समय लिया, 20 मिनट से ज़्यादा, लेकिन बहुत अच्छी कविताएं सुनाई और अच्छा अनुवाद भी था मंदाकिनी। और अभी इनका हिंदी में भी अनुवाद करना, तो ज़्यादा लोग पढ़ेंगे और फिर हिंदी से अन्य भाषाओं में भी हो जाएगा। इसके बाद में जैसे डहरिया जी को सुनना तो हमेशा ही, उनको पढ़ना ही बहुत अलग लगता है, तो सुनने की तो बात ही अलग है। और ये यहाँ पर मतलब जितने भी कवि हैं सब हैं। और आखिर में जब वेद प्रकाश जी आए तो उनकी आवाज़ तो बहुत गूंज गई थी, तो उन्होंने सोते सोते जब हम लोग थक गए थे बहुत ज़्यादा, उसको जगा भी दिया था। तो बिलास सिंह जी, आपकी भी कविता बहुत अच्छी थी, उनमें कुछ अनुवाद भी बहुत अच्छे थे। अरुण आदित्य, आपकी कविता मैंने पढ़ी भी है काफ़ी, और अभी आपकी कविताएं सुनकर और अच्छा लगा। Omar, actually you lost your sound. Maybe this is an internet problem, because I know what is your sound. So here there was some internet problem, but don't worry, I have shared your poems to people who want to read them. But because I know that Madani is the name for the nursing, this is actually very important for you. Yeah. So that is how these poems are very important, and I am very happy that you read these poems. I'm sorry that there was a technical problem, but we are sharing this. Thank you. These poems to people Thank who you want very to much. listen to you. शैल, आप वापस अपने रूप में आ गई हैं जैसी पहले थी। आपने वैसे शुक्रिया। भी पूरी चमक दिया है, और आपने कविता भी सुंदर पढ़ी है, और आपने संचालन भी बहुत अच्छा किया, तो जी उसके लिए भी जी, आपको बधाई आपका है। सपोर्ट। हाँ, और कौन बचा है? अरुण आदित्य को भी बोल दिया है मैंने। ब्रजेश ही ये काम कर रहे हैं इतनी देर से। वैसे तो ब्रजेश कृत्या में बहुत सी चीजें करते हैं, केवल यही नहीं, वो तकनीकी का भी देखते हैं, दूसरे कार्यक्रमों में भी संपादन भी करते हैं, कृत्या भी देखते हैं, और खुद भी लिखते हैं। तो आपका अनुवाद भी अच्छा था ब्रजेश जी, आप आगे और अनुवाद कीजिए, और हो सकता है कि आपकी अनुवाद आप लोगों के अनुवाद जो हिंदी में है, अंग्रेजी में भी
Mandakini, you can send to Kripya. We will like to publish and we would like to publish. आपके भी जो अनुवाद हैं, अगर आप हिंदी में हैं या अंग्रेजी में हैं, आप अगर भेजें, आपकी कविताएं जो इन विषयों पे हैं, अगर आप भेजें, आप ब्रजेश से लिंक ले लीजिए, आप कृत्या के लिए भेजेंगे तो अच्छा लगेगा। सारी की सारी कविताएं बहुत ही सुंदर रही और हालांकि तकनीक ने हमें जैसे कहते हैं ना कि बहुत बुरी तरह से थका डाला, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। आप लोगों को हम लोग डटे रहे। थैंक्स अमर, फारूक, थैंक्स अ लॉट। विल सी यू अगेन। धन्यवाद विलास जी, अरुण जी, मंदाकिनी जी, शैल जी, कुमार Thank जी, you. मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you. धन्यवाद।